Bismillahirrahmanirrahim. It's our chapter number 5 and topic is item analysis and modification. It's point number 5.2, that is item analysis and modification. Now, what is item analysis? Item analysis is a statistical technique which is used for selecting and rejecting the items of the test on the basis of their difficulty value and discriminated power. Item analysis is an important, probably the most important tool to increase test effectiveness. Each item's contribution is analyzed and assessed one by one. To write effective items, it is necessary to examine whether they are measuring the fact, idea, or concept for which they were intended. This is done by studying the students' responses to each item. When formalized, the procedure is called item analysis. It is a scientific way of improving the quality of tests and test items in an item bank. Item analysis can help you evaluate how well your objective of items are actually working. The item analysis output consists basically to check the what how your objectives are working and how the students' outcomes are properly working according to your teaching methods. Now, what are the objectives of item analysis? First of all, to select appropriate items for the final draft. Teacher has to check that what type of items he would like to add in the final paper. To obtain the information about the difficulty value of all the items, through item analysis, teacher can get the difficulty value for each and every item one by one. थ्रू द फॉर्मूलेशन अभी नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड्स आएंगी उसमें हम देखेंगे कि डिफ़िकल्टी वैल्यू को कैसे असेस किया जाता है. To provide discriminatory power, DI to differentiate between capable and less capable if examinees for the item. और उसके बाद हर आइटम के अगेंस्ट एक एग्जामिनी को चेक करना कि क्या कोई एग्जामिनी किसी आइटम को क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को कैपेबल करने के लिए कितने लोग विलिंग हैं, कितने लोग उसको कैपेबल हैं उसको फिक्स करने के लिए. टू प्रोवाइड मॉडिफिकेशन टू बी मेड इन सम ऑफ द आइटम्स. और इन केस के अगर कुछ आइटम्स में डिफ़िकल्टी वैल्यू या डिस्क्रिमिनेशन पावर हमें ऐसी मिलती है तो हम उनको दोबारा कैसे मॉडिफाई करेंगे, रिफ्रेम करेंगे टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट प्रॉपरली. और इसके बाद हम अपने फाइनल आइटम्स को जिनको हमें पेपर में इंक्लूड करना है उनकी तरफ चलेंगे. Next, there are steps of item analysis. First of all, arrange the scores in descending order. जो आपकी क्लास के स्कोर्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर लेना है. देन सेपरेट टू सब ग्रुप्स ऑफ द टेस्ट पेपर्स. उसके बाद जो आपके पेपर्स हैं उनको आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है. टेक 27% ऑफ द स्कोर्स आउट ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स. और जो उसमें से 27% पेपर हैं उनको हाई स्कोर्स और 27 लो अचीवर्स दोनों को आपने अलग अलग कर लेना है. उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ राइट आंसर इन हाईएस्ट ग्रुप और एंड काउंट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स इन लोएस्ट ग्रुप्स एंड काउंट द नॉन रिस्पॉन्सिव एग्जामिनीज. अब क्या होता है कि हम जो हमारे पास एक क्लास है उस क्लास में से हमने 27 पे पहले तो उनके जो पेपर्स हैं उनको हमने अरेंज करना है. आफ्टर अरेंजिंग दोज पेपर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम उसमें से हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स जो हमारे ऊपर के 27 पेपर्स और नीचे के 27% पेपर्स हैं उनको अलग अलग कर लेंगे. और उसके बाद हम हर आइटम को चेक करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 हाई अचीवर्स में से कितने लोगों ने जो है वो ठीक किया है. और फिर उसको चेक करेंगे कि लो अचीवर्स में से कितने लोगों ने ठीक किया और कितने लोगों ने गलत किया है. और ऐसे एग्जामिनीज भी काउंट करेंगे जिन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया उन क्वेश्चन के ऊपर. Item analysis is done for obtaining डिफ़िकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन पावर. जो हमारा आइटम एनालिसिस है उसमें हम दो स्टेप्स करते हैं. एक हम अपना डिफ़िकल्टी वैल्यू को जज करने की कोशिश करते हैं और दूसरा हम अपने डिस्क्रिमिनेशन पावर को चेक करने की कोशिश करते हैं.
डिफिकल्टी वैल्यू। अब डिफिकल्टी वैल्यू क्या है? द डिफिकल्टी वैल्यू इज एन आइटम इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ द एग्जामिनीज हु हैव आंसर्ड द आइटम करेक्टली। ठीक है, इट डील्स विद हाउ डिफिकल्ट इज द टेस्ट आइटम. इट इज इंडिकेटेड बाय द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट द आइटम राइट. इट इज रिकमेंडेड दैट टेस्ट आइटम वुड बी नाइदर टू ईजी और नॉट टू डिफिकल्ट. सो एटलीस्ट आपकी क्लास के 75% बच्चे जो हैं वो एक आइटम को आसानी के साथ कर सकें. द फॉर्मूला फॉर डिफ़िकल्टी वैल्यू इज़, जो हमारा डिफ़िकल्टी वैल्यू को चेक करने का फार्मूला है वो है डिफ़िकल्टी वैल्यू इज़ इक्वल टू राइट आंसर्ड इन हाईएस्ट ग्रुप प्लस राइट आंसर्ड इन लोअर ग्रुप ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय number of examinees in highest group plus number of examinees in lowest group. इसके लिए समटाइम्स हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें हम डिफ़िकल्टी वैल्यू इज इक्वल टू एन आर ओवर एन टी मल्टीप्लाई बाय 100. In case non-response examine is available means the formula for difficulty value, जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? डिफ़िकल्टी वैल्यू rightly answered in highest group plus rightly answered in lower group bracket close over number of examinees in highest group plus number of examinees in lowest group bracket closed minus number of non-response examinees. Now the second thing is discrimination index. पहले हम आइटम डिफ़िकल्टी निकालते हैं. आइटम डिफ़िकल्टी निकालने के बाद अगर तो हमारी आइटम डिफ़िकल्टी के जो आंसर हैं वो हमारे 30% से 70% के दरमियान आते हैं. ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं या इससे पिछली स्लाइड में हम बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे आंसर्स जो हैं वो 30% से 70% के दरमियान आते हैं, इसका मतलब है कि हमारी रेंज जो है दैट इज़ एक्सेप्टेबल. But value more than 70% indicates that the items is very easy. ठीक है, अगर वो इससे कम या ज़्यादा होंगे तो फिर value less than 30% indicates that item is very difficult. So while you will apply this formula, keep it in your mind that if the range of answer would be between 30% to 70%, it means that item is moderate और उसकी difficulty बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है. Then we will go on discrimination index या जिसको हम discrimination power कहते हैं. Index of discrimination is that ability of an item on the basis of which the discrimination is made between superiors and inferiors. ठीक है, it refers to the degree to which test item discriminates between pupils with right and with high and low achievements. इसमें हम हाई और लो अचीवर के दरमियान डिफरेंस करते हैं. वन पर्पस ऑफ टेस्टिंग इज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई एंड लो अचीवर्स, और ये भी एक पर्पस होता है हमारी टेस्टिंग का कि हम हाई और लो अचीवर्स को अलग अलग कर सकें. अब टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स हमारे पास 3 तरह की आती हैं. ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन और नो डिस्क्रिमिनेशन, positive discrimination and negative discrimination. Zero discrimination or no discrimination means the item of the test is answered correctly or know the answer by all the examinees. An item is not answered correctly any of the examinee. ठीक है, या तो सब बच्चों ने उसका जवाब दे दिया और कोई डिफरेंसेस रहा ही नहीं, यानी कि क्लास के 80 बच्चे हैं तो 80 के 80 बच्चों ने उसका जवाब ठीक दे दिया है, तो इस वजह से वो आइटम जो है वो बहुत ही आसान है. और अगर कोई ऐसी आइटम है जिसका 80 बच्चों ने जवाब ही नहीं दिया तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आइटम है. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स एन आइटम इज करेक्टली आंसर्ड बाय सुपीरियर्स एंड इज नॉट आंसर्ड करेक्टली बाय inferiors. The discrimination power discriminative power range from +1 to -1. ठीक है,
इसमें जो बच्चे जो जिनको हम क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे कंसीडर करते हैं, अगर वो इसका जवाब दे दें और उनकी रेंज आंसर की +1 से -1 के दरमियान आती है, तो उसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का नाम देंगे. Then there is negative discrimination index. An item is correctly answered by inferiors and is not answered correctly by superiors. एक ऐसी आइटम जिसको लो अचीवर्स ने ज़्यादा किया और हाई अचीवर्स उसको नहीं कर सके, उसको हम नेगेटिव बोलते हैं. The formula for discrimination index DI discrimination index is equal to bracket start rightly answered in highest group minus rightly answered in lowest group bracket close over number of examinees in highest group or number of examinee in lowest group. General guidelines for discriminating index according to EBIL. discriminating index जो है that would be अगर वो जो है आप लोगों की लेस देन 0.40 आती है, तो इसका मतलब है कि वेरी गुड आइटम. ठीक है. 0.30 से 0.39 के दरमियान आती है तो रिजनेबली गुड बट सब्जेक्ट टू इम्प्रूवमेंट. 0.20 से 0.29 के दरमियान आती है तो मार्जिनल आइटम्स एंड नीड इम्प्रूवमेंट. और अगर लेस देन 0.19 आती है तो इसका मतलब है पुअर आइटम, रिजेक्टेड और रिवाइज, यानी कि इस तरह की आइटम्स को दोबारा चेक करने की ज़रूरत है. नाउ जनरल गाइडलाइंस फॉर डिफ़िकल्टी वैल्यू. लो डिफ़िकल्टी वैल्यू इंडेक्स मीन्स दैट आइटम इज़ हाई डिफ़िकल्टी 1, और इसके लिए ये देखें कि उसने फार्मूला को अप्लाई किया हुआ है और आइटम के बारे में बताया हुआ है. हाई डिफ़िकल्टी वैल्यू इंडेक्स मीन्स दैट आइटम इज़ इजी 1, और उसके लिए आप देखें कि आंसर आपके सामने है, सो दैट आइटम इज़ टू इजी. अब डिफ़िकल्टी वैल्यू और आइटम इवैल्यूएशन. ठीक है. आइटम इवैल्यूएशन करेंगे डिफ़िकल्टी वैल्यू लगा के, तो उसके अंदर हमारे पास जो ये आंसर्स आपके सामने हैं. इफ़ द डिफ़िकल्टी वैल्यू would fall between 0.20 to 0.30, it means item is very difficult. If it will goes between 0.30 to 0.40, it means item is very difficult. And if it is goes through 0.40 to 0.60, it means moderate difficult. 0.60 to 0.70 is easy, and 0.70 to 0.80 means most easy. So try to apply these figures अगर आपके पास फॉर्मूले का आंसर आता है. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन डिफ़िकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर. हमने आइटम एनालिसिस में बात की कि हम दो चीज़ों को चेक करते हैं, एक डिफ़िकल्टी वैल्यू और एक डिस्क्रिमिनेशन पावर. डिफ़िकल्टी वैल्यू मीन्स कि हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि एक आइटम कितनी डिफ़िकल्ट या कितने % ईजी है, और डिस्क्रिमिनेशन पावर में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स ने एक आइटम को किस तरह से एड्रेस किया है. बोथ डिफ़िकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स या डिस्क्रिमिनेशन पावर आर कंप्लीमेंट्री नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर. ये कंप्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाती. बोथ शुड कंसीडर इन सिलेक्टिंग गुड आइटम. इन दोनों को एक अच्छी और एक वैलिड आइटम को सिलेक्ट करने के लिए हेल्पफुल कंसीडर किया जाता है. If an item has negative discrimination or zero discrimination is to be rejected whatever the difficulty value is. अगर किसी आइटम की जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है वो नेगेटिव या ज़ीरो आती है, तो फिर इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता कि उसकी डिफ़िकल्टी वैल्यू जो है वो कितनी पॉजिटिव या कितनी नेगेटिव थी या कितनी डिफ़िकल्ट या ईजी, बल्कि उस आइटम को सिंपली रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जिस आइटम की डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव आती है सिर्फ उसको टेस्ट में इंक्लूड किया जाता है. Criteria for selection and rejection the items. Positive discrimination index only selected. Negative and zero discrimination index items are rejected. High and low difficulty value items are rejected. Moderate values are acceptable. The difficulty of item to be included in a classroom in a test depends largely on whether the test is being designed to describe the specific learning tasks the students can perform or rank the students in order of their achievements. Item difficulty or criterion reference test. The difficulty of test item in a criterion reference mastery test determined by the nature of the specific learning tasks which to measure. If the learning tasks are easy, the test item should be easy.
If the learning tasks are modify item difficulty, the test item should be moderately difficult. No attempt should be made to moderately difficult the test item difficulty or to eliminate easy items from the test in order to obtain a range of test scores. On a criterion reference mastery, we would expect all or nearly all students to obtain high scores when the instruction have been effective. Especially care should be taken into account. Avoid relevant barriers, ambiguity to the answers, unintended clues to the correct responses, or any other factors that might alter the level of difficulty of the test task. For criterion reference test at the developmental level of learning, we need test items of varying difficulty for each instructional objective. Ideally, the difficulty of the test tasks would be derived directly from the instructional content rather than from some arbitrary attempt to manipulate item difficulty. It should also be kept in mind that in criterion reference mastery testing, a wide range of scores is expected. So, item difficulty and norm reference tests, because norm reference tests are designed to rank students in order to achievement. Deliberate attempts are made to obtain a wide spread of scores. That is why easy items are eliminated to maximize the differences in students' performance. Maximum differentiation among students in terms of achievement is obtained when the coverage score is near the midpoint of the possible scores, and the score range from near 0 to near perfect. The average difficulty to try for an or 100 item test for various choice type items should be there. When constructing items for a classroom test, care must be taken to eliminate any extraneous factors that might prevent students from responding. If students have achieved a particular learning outcome, we would want them to answer correctly those test items that measure the attainment of that learning outcome. We would be very unhappy if they answered such test item incorrectly merely because of sentence structure was too complex, the vocabulary too difficult, or the type of response called for unclear. These factors, which are extraneous to the central purpose of the measurement, limit and modify the students' responses and prevent them from showing their true level of achievement. Such factors are as unfair as determining a person's running ability when an ankle is sprained. Although a measure of running ability would be obtained, the performance would be restricted by a factor we did not intend to include in our measurement. One way to eliminate factors what are extraneous to the pupil or measurement purpose, it is to be certain that all students have the prerequisite skills and abilities needed to make the response. These have been called enabling behavior because they enable the student to make the response but are not meant to be critical factor in the measurement. That is, they are a necessary but not a significant condition for responding correctly. Probably the most important enabling behavior in objective testing is reading skill. In essay testing, skill is written expression is an additional factor to be considered. In measuring understanding, thinking skill, other complex learning outcomes, knowledge of certain facts, and simple computational skills might also be necessary prerequisites. So for constructing that test items, a teacher has to keep in mind that what type of objectives and what type of material he has provided to the students and what kind of item difficulty and discrimination for is demand for the students outcome checking and for the purpose of testing. Thank you very much, and ask me any question if you want, and you can comment me on my YouTube channel too for asking any question. Thank you very much.